हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग पता, हम लोग रेलवे एनटीपीसी का जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन का प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं। और दोस्तों, आपका ये जो पेपर है ये 11 फरवरी 2021 को हुआ था और ये शिफ्ट सेकंड का है। और दोस्तों, ये सेट नंबर 69 है। इसके पहले दोस्तों 68 सेट का वीडियो दिया जा चुका है, जा करके उसे देख लीजिए ताकि आप जीके में या जनरल स्टडीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें और आप सिलेक्शन पा सकें। और दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, डीबगिंग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होने वाला एक अन्य शब्द है? तो दोस्तों, ये डीबगिंग जो होता है ये त्रुटियों को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक बार्क का अनुसंधान रिएक्टर नहीं है? तो दोस्तों, दामिनी जो है ये बार्क का एक अनुसंधान रिएक्टर नहीं है। दोस्तों, इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो यही क्वेश्चन पूछता है कि बार्क कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, बार्क जो है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसको याद रखिएगा और ये कई बार पूछा गया है। दोस्तों, भारत का पहला जो रिएक्टर है उसके बारे में भी पूछता है। तो दोस्तों, भारत का पहला जो रिएक्टर है वो अप्सरा है। अप्सरा होता है दोस्तों ये। तो दोस्तों, इसे याद रखिएगा, भारत का पहला जो रिएक्टर है, अनुसंधान रिएक्टर जो है, ये अप्सरा है और ये कई बार आपके वनडे एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गैस्ट्रिक ग्रंथियां पाचन के दौरान किस एंजाइम का उत्पादन करती हैं जो प्रोटीन को पचाता है? तो दोस्तों, ये जो होती हैं ये पेप्सिन एंजाइम का उत्पादन करती हैं जो प्रोटीन को पचाता है। दोस्तों, सेम यही क्वेश्चन घुमा करके पूछा था कि प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दोस्तों, ये होता है पेप्सिन। तो इसको दोनों तरीके से याद रखिएगा। और दोस्तों, याद रखिएगा कि ये पेप्सिन जो है एंजाइम है। एक बार ये भी पूछा गया था कि पेप्सिन क्या है? तो पेप्सिन जो है ये एंजाइम है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित कथन किसका है? तो दोस्तों, हम भारतीयों के बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमें गिनती सिखाई, जिसके बिना कोई भी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज करना संभव नहीं है। तो दोस्तों, ये जो स्टेटमेंट दिया था ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। और दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में ये भी जान लीजिए कि कई बार पूछा गया है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है ये किसने दिया था? तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही दिया था। और दोस्तों, सापेक्षता का सिद्धांत जो है, ये सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये भी अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही दिया था। और दोस्तों, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है इसकी खोज जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसीलिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये भी पूछा जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था इनको? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव। अगला दोस्तों, रक्तचाप, लार श्रवण और उल्टी सहित सभी अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? तो दोस्तों, ये जो नियंत्रित होती है आपकी, ये मेडुला के द्वारा नियंत्रित होती है। जो आपका रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर होता है, लार जो होता है, उल्टी जो होने लगती है, यही होता है आपका मेडुला से। मस्तिष्क का हिस्सा जो मेडुला होता है उसी से आप ये सारी क्रियाएं नियंत्रित होती हैं। और दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी का और ये कई बार पूछा गया है। खास करके ये रक्तचाप और उल्टी, इनको तो याद रखिएगा। अगला दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? तो दोस्तों, बिग बैंग जो थ्योरी है ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। अगला दोस्तों, रस संवेदी ग्राही के संसूचक के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो दोस्तों, किससे हमें रस क्या संवेदी यानी कि रस का जो स्वाद होता है वो पता चलता है? तो वो जो होता है दोस्तों रस संवेदी ग्राही, ये स्वाद के संसूचक के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। अगला, और दोस्तों
ये जो एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें जो जीभ जो हमारी होती है, तो जीभ का जो आगे वाला हिस्सा होता है ये हमेशा ये मीठे स्वाद के लिए होता है। जो यहाँ पे रस संवेदीग्राही होती है वो मीठे स्वाद के लिए होती है, और इधर जो पीछे की तरफ होती है ये आपकी होती है कड़वा के लिए, और साइड वाला जो होता है दोस्तों ये खट्टे के लिए होता है, खट्टा और नमकीन के लिए होता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, कोबोल भाषा किसके लिए उपयुक्त है? तो दोस्तों कोबोल भाषा जो है ये व्यापारिक उद्देश्यों के लिए उपयुक्त होती है। यानी कोबोल जो कंप्यूटर की भाषा है दोस्तों, इसको व्यापारिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों कई बार इसका भी याद रखिएगा कि ये कोबोल कई बार सीधे सीधे पूछ लिया गया कि कोबोल है क्या। तो कोबोल जो है दोस्तों ये एक भाषा है। अगला है दोस्तों, इसमें उम्र बढ़ने के साथ साथ आँख की समंजन क्षमता सामान्यतः कम होती जाती है, इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इस स्थिति को जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। जरा दृष्टि दोष, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। ये जरा दृष्टि दोष में होता क्या है दोस्तों, इसमें क्या होता है, व्यक्ति को दूर की वस्तु भी नहीं से दिखाई देती है और नज़दीक की जो होती है वो भी सही से नहीं दिखाई देती है। यानी कि दोनों जो होती है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इसमें दोनों हो जाता है व्यक्ति को। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो बुजुर्ग होते हैं उनके चश्मे में 2 लेंस लगा होता है, एक ये ऊपर वाला हिस्सा होता है और एक हिस्सा ये नीचे वाला होता है। तो उन्हीं को, जो बुजुर्ग हो जाते हैं लोग, वृद्ध हो जाते हैं, उन्हीं को जरा दृष्टि दोष होता है, जो न तो नज़दीक का सही से देख पाते हैं और दूर का भी तो वैसे नहीं देख पाते हैं वो। और दोस्तों इसमें ये जो दिया गया है निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष में याद रखिएगा दोस्तों, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु जो होता है वो दिखाई नहीं देती है। इसी तरह से दूर दृष्टि जो दोष होता है दोस्तों, इसमें दूर की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन नज़दीक की जो वस्तु होती है वो सही से दिखाई नहीं देती है, यानी ये उल्टा चलता है। और इसको याद रखिएगा। ये वर्णांधता जो होता है दोस्तों, ये जेनेटिक रोग होता है, इसे कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत जो होता है दोस्तों, लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाते हैं। इसको याद रखिएगा, लाल और हरे रंग की, जिनको वर्णांधता हो जाता है, कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, वो लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाते हैं। और जितने भी ये मैंने फैक्ट बताए इनके बारे में, ये सब याद रखिएगा और ये सब पूछे गए हैं। दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो दोस्तों ये छोटी आंत में होता है। दोस्तों इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछता है कि मनुष्य के शरीर में सभी भोजन का जो पाचन होता है वो कहाँ पे संपन्न होता है? तो वो छोटी आंत में संपन्न होता है। इसको याद रखिएगा और ये कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? तो दोस्तों इसमें ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें जो आप देखेंगे तो सबसे बड़ी इकाई जो है ये पेटाबाइट है। लेकिन दोस्तों कंप्यूटर के क्षेत्र में देखेंगे तो सबसे बड़ी जो माप की इसकी इकाई होती है, बड़ी मेमोरी मापने की, वो होती है योट्टाबाइट, YOTTA, ओट्टाबाइट। तो इसको याद रखिएगा, ओट्टाबाइट जो होता है ये सबसे बड़ा होता है इसमें। लेकिन इसमें ऑप्शन जो बनाया गया इसमें ओट्टाबाइट नहीं दिया है, तो इसमें जो सबसे बड़ी है वो पेटाबाइट है। और दोस्तों याद रखिएगा ये ओट्टाबाइट वाला आपके NTPC में ही एक बार रिपीट कर चुका है क्वेश्चन, तो ये दोनों याद रखिएगा कि ओट्टाबाइट जो है ये सबसे बड़ी होती है। अगला दोस्तों, सोनार तकनीक का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो दोस्तों सोनार तकनीक का प्रयोग जो है ये समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों ये सोनार तकनीक के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। 2 तकनीक है दोस्तों जिसका प्रयोग किया जाता है, एक सोनार तकनीक है और एक जो है दोस्तों ये एक रडार तकनीक है। तो दोनों के बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है आपके रेलवे में। तो दोस्तों सोनार जो तकनीक होती है
इसके द्वारा जो होता है दोस्तों, पराश्रव्य जो तरंग होती है, पराश्रव्य तरंगें जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं, इन तरंगों के माध्यम से किसी वस्तु की गहराई वो कहाँ पे स्थित है उसका पता लगाया जाता है। और ये दोस्तों होता जो है, ये नौ संचालन में जो पानी के जहाज होते हैं उनमें प्रयोग किया जाता है सोनार का, और ये पराश्रव्य तरंगे यूज की जाती हैं। और दोस्तों ये भी पूछता है कि सोनार का पूर्ण रूप क्या होता है। सोनार, तो सोनार का जो पूर्ण रूप होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। इसको बोलते हैं साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, ये होता है। इसके बाद है दूसरा दोस्तों, ये रडार होता है। ये एक रडार, इसके माध्यम से दोस्तों इसमें जो होता है रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। रेडियो तरंग का इसमें प्रयोग किया जाता है। सोनार में दोस्तों पराश्रव्य तरंग का प्रयोग किया जाता है, लेकिन रेडियो में रेडियो तरंगों का, रडार में रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। और इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों रेडियो डिटेक्टिंग होता है। इसका दोस्तों रेडियो डिटेक्टिंग एंड रैगिंग होता है। तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। और दोस्तों ये याद रखिएगा कि ये जो होता है, जो कोई दूर की जो वस्तु होती है उसकी स्थिति के बारे में, उसकी दूरी के बारे में, उसका चाल के बारे में और दिशा के बारे में। जैसे दोस्तों पनडुब्बी जो होता है ना, एक पनडुब्बी के अंदर जो व्यक्ति रहते हैं, दूसरे पनडुब्बी का पता लगाने के लिए दूसरी पनडुब्बी कितने दूर पे है, किस स्पीड से चल रही है वो, उसकी दिशा क्या है, ये सब पता लगाने के लिए जो है ये रडार का प्रयोग किया जाता है। तो सोनार और रडार दोनों याद कर लीजिएगा अच्छे से क्या क्या होता है इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ चुका है। अगला दोस्तों, संसदीय कार्यपालिका का क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों संसदीय कार्यपालिका का अभिप्राय होता है ऐसी कार्यपालिका जो संसद में बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो। यानी कि ऐसी संसदीय कार्यपालिका जिसका संसद में बहुमत हो, यानी संसद में बहुमत यानी लोकसभा में उसका बहुमत हो, ये याद रखिएगा। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है 1950 के भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था संविधान, तो उसमें कितने मूल अधिकार थे, फंडामेंटल राइट थे। तो उसमें दोस्तों 7 थे। और ये भी क्वेश्चन अच्छे से जान लीजिए, ये भी कई बार पूछा गया है। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, जो इसका अनुच्छेद 31 था, इसमें एक अनुच्छेद 31 जो था, जिसमें अनुच्छेद 31 जिसमें संपत्ति का जो अधिकार था ये समाप्त कर दिया गया आपका 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। तो अब वर्तमान में कितनी बची हुई हैं, 6। पहले कितनी थी जब मूल संविधान लागू किया गया था, 7। तो ये याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है कि संपत्ति का जो अधिकार, मौलिक अधिकार था, वो कब समाप्त किया गया था। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। और इसका प्रावधान किस में था, तो अनुच्छेद 31 में इसका प्रावधान था। और दोस्तों ये भी पूछता है कि ये वर्तमान में संपत्ति का अधिकार क्या है। तो वर्तमान में संपत्ति का जो अधिकार है ये कानूनी अधिकार है, और ये अनुच्छेद 300A में शामिल किया गया है। संविधान में 300A में ये इसको शामिल कर दिया गया है। और दोस्तों बाकी जो 6 मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में भी जान लीजिए। ये भी आपसे कई बार पूछा जाता है अनुच्छेद देकर के कि किस अनुच्छेद में क्या प्रावधान है। तो दोस्तों अनुच्छेद आप देखेंगे तो अनुच्छेद 14 से जो 18 तक है वो समानता का अधिकार है। क्या है, समानता का अधिकार, समानता का ये अधिकार। और दोस्तों जो अनुच्छेद 19 से 22 तक आपका जो दिया गया है ये स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। और दोस्तों इसके बाद अनुच्छेद जो आपका 23 से 24 दिया गया है, अनुच्छेद 23 और 24 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसी तरह से दोस्तों आगे जब देखेंगे आपका ये अनुच्छेद 25 से 28 जो है, अनुच्छेद 25 से 28 जो है ये आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का। और जो अनुच्छेद 32 है दोस्तों, ये अनुच्छेद 32 जो है आपका, ये आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार।
तो ये आपका 6 अधिकार अभी वर्तमान में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें स्त्री पुरुष तुलना, महिलाओं और पुरुषों के बीच की तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी थी, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच की सामाजिक भिन्नताओं की आलोचना की गई थी? तो दोस्तों इसमें जो इन्होंने लिखा था, ताराबाई शिंदे ने लिखा था। स्त्री पुरुष तुलना, ये किताब का नाम था स्त्री पुरुष तुलना। अगला दोस्तों, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कोणार्क मंदिर जो है ये ओडिशा राज्य में स्थित है। और दोस्तों ये कोणार्क मंदिर के बारे में आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं। कोणार्क मंदिर जो है दोस्तों ये ओडिशा राज्य में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, ये भी पूछता है। तो गंग शासक, गंग वंश का शासक था, गंग वंश का इसमें शासक था, जिसका नाम था दोस्तों नरसिंह देव, नरसिंह देव, नरसिंह देव। इन्होंने इसकी स्थापना की थी और माना जाता है कि ये लगभग 13वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों ये कोणार्क मंदिर किसका मंदिर है? तो ये कोणार्क मंदिर जो है दोस्तों ये सूर्य देव का मंदिर है। और दोस्तों इसे कोणार्क मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है और ये कई बार पूछा गया है। तो आप इतना याद रखेंगे कि सूर्य मंदिर का निर्माण जो हुआ गंग शासक नरसिंह देव ने करवाया था 13वीं शताब्दी में लगभग, और ये सूर्य देव को समर्पित है और इसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। ये कोणार्क यानी उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है। इतने सारे फैक्ट याद रखिएगा। अगला दोस्तों, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये कलपक्कम में स्थित है। और दोस्तों ये कई बार आप में एनटीपीसी में रिपीट हुआ है और आरपीएफ कांस्टेबल में भी, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा, ये कई बार पूछा गया। और दोस्तों ये भी पूछता है कि ये कलपक्कम किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये जो आपका है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ये भी कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, उस प्रथम शासक का नाम बताइए जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए शिलाखंडों की सतहों पर अपने संदेश अंकित कराएं। तो दोस्तों शिलालेखों का जो प्रयोग किया था वो अशोक ने किया था। और दोस्तों ये भी पूछता है कि अशोक जो है ये किस वंश का शासक था? तो ये मौर्य वंश का शासक था। और दोस्तों ये भी पूछता है कि अशोक के जो अभिलेख मिले हैं शिलाखंडों पे वो किस लिपि में है, किस लिपि में है? तो दोस्तों वो जो लिपि है उसको ब्राह्मी लिपि कहा जाता है। ब्राह्मी लिपि जो इसकी है दोस्तों वो ब्राह्मी है। और दोस्तों इसकी जो भाषा है वो मूल रूप से तो प्राकृत भाषा है, ज़्यादातर जो लिखे गए हैं वो प्राकृत भाषा में है, लेकिन अन्य भाषाएं भी हैं और अन्य लिपियां भी हैं इसमें। जैसे आप देखेंगे ब्राह्मी लिपि के अलावा दोस्तों वहाँ पे ग्रीक भी लिपि मिलती है, ग्रीक है, अरमैक है, ये सारी लिपियाँ मिलती हैं। इसलिए प्राकृत भाषा के अलावा भी अन्य भाषाओं में भी इसके लेख मिलते हैं, लेकिन मूल रूप जो है ज़्यादातर जो है वो ब्राह्मी लिपि में है और प्राकृत भाषा में है। और दोस्तों ये भी पूछता है कि कलिंग का युद्ध किस शासक के समय में हुआ था? तो कलिंग का युद्ध जो हुआ था दोस्तों ये अशोक के समय में हुआ था, कलिंग का युद्ध। और दोस्तों इसमें यह भी पूछा था एक बार कि अशोक के पिता का नाम क्या है? तो अशोक का पिता जो है दोस्तों ये बिंदुसार नाम था उसका, बिंदुसार। और ये बिंदुसार किसका पुत्र था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था बिंदुसार, बिंदुसार का लड़का था अशोक। इतने फैक्ट आप दोस्तों इसके बारे में याद रखिएगा। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद केंद्र सरकार वार्षिक वित्तीय विवरण या रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है? तो दोस्तों अनुच्छेद 112 के तहत। दोस्तों ये जो वार्षिक वित्तीय विवरण है यानी यही बजट है। हाँ, एक्चुअली हमारे संविधान में दोस्तों बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बजट की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया। तो कई बार पूछा गया है कि बजट को संविधान में किस नाम से जाना जाता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है, और ये कई बार पूछा गया। और इसका प्रावधान किस में किया गया है? तो अनुच्छेद 112 में किया गया है। और दोस्तों इसमें अनुच्छेद 110 जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको जान लीजिए। इसमें दोस्तों अनुच्छेद 110 में ये बताया गया है कि किसे धन विधेयक कहा जाएगा, यानी कि मूल रूप से धन विधेयक की जो परिभाषा है वो अनुच्छेद 110 में दी गई है, धन विधेयक के बारे में।
और दोस्तों अनुच्छेद 111 जो है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों अनुच्छेद 111 में जो राष्ट्रपति की वीटो शक्ति है वो दिया गया है, यानी 3 इक्के जो प्राप्त हैं वो राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, और वही 3 इक्के जो हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्ति है। तो इसको ऐसे याद रखिएगा, क्योंकि ताश में आपने सुना होगा 3 इक्के सबसे शक्तिशाली होते हैं, तो उसी तरह से 3 इक्के राष्ट्रपति को जो मिले हैं वही उसकी वीटो शक्ति है, जो किसी भी विधेयक को रोक सकती है, मना कर सकती है, जो भी अधिकार उसे दिए गए हैं। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? तो दोस्तों भारतीय जो मानक समय है वो ग्रीनविच माध्य से 5.5 घंटा आगे है। और दोस्तों ये कई बार पूछा गया है, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और याद रखिएगा दोस्तों, ये जो हमारा भारतीय मानक समय है ये भी पूछता है ये भारत के कितने राज्यों से गुजरता है। तो ये दोस्तों भारत में इस समय वर्तमान में ये 5 राज्यों से गुजरता है। उत्तर प्रदेश से गुजरता है, मध्य प्रदेश से गुजरता है, फिर छत्तीसगढ़ से गुजरता है, फिर उसके बाद उड़ीसा से गुजरता है, और उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश है। तो ये 5 राज्यों से ये रेखा हमारे वहाँ गुजरती है। और दोस्तों ये भी पूछता है कि ये किस डिग्री पर है, किस अक्षांश पर ये खींची गई है। तो दोस्तों ये जो आपकी है ये 82.5 डिग्री पूर्व पर खींची गई है। 82.5 पूर्व अक्षांश पर, देशांतर रेखा पर खींची गई है। दोस्तों याद रखिएगा ये देशांतर रेखा, ये वर्टिकल रेखा होती है, तो ये देशांतर रेखा पर खींची गई है। इसको याद रखिएगा, इतनी सारी फैक्ट इसके बारे में। अगला दोस्तों, मुस्लिम लीग की मांग की जांच करने और स्वतंत्र भारत के लिए उपयुक्त राजनैतिक ढांचे का सुझाव देने हेतु ब्रिटिश कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि कैबिनेट मिशन कब भारत आया था। तो ये 24 मार्च 1946 को आया था। इसको दोस्तों डेट वाइज याद रखिएगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका इजी से टफ बना दिया गया है, क्योंकि इसमें महीने का भी नाम दे दिया गया है। तो दोस्तों कुछ ऐसे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसके लिए जान लीजिए। जैसे कि दोस्तों राउलेट एक्ट के बारे में जान लीजिए कि राउलेट एक्ट जो था दोस्तों ये आपका 1919 में आया था। राउलेट एक्ट जो था ये मार्च 1919 में आया था, ये भी मार्च 1919 में आया था। इसी तरह से दोस्तों आपका साइमन कमीशन जो गठित किया गया था, साइमन कमीशन, हालांकि साइमन कमीशन का जो गठन था दोस्तों ये 1927 में किया गया था, लेकिन भारत ये आया था मार्च 1928 में। तो भारत कब आया था? तो मार्च 1928 में। तो ये तीनों याद रखिएगा। और ये 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया था। तो राउलेट एक्ट भी मार्च में आया था, और आपका ये जो 28 में साइमन कमीशन भी जो था ये भी मार्च में भारत आया था, और आपका जो कैबिनेट मिशन है ये भी मार्च में ही आया था। तो जहां मार्च दिखे वहां टिक मार देना, डेट आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, केवल ईयर याद रखना, वर्ष किस किस वर्ष में ये आए थे, और मैंने बता दिया। तो ध्यान से सुन लीजिएगा और लिख लीजिएगा इसको। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे मानव विकास का एक आधार स्तंभ नहीं माना जाता है? तो दोस्तों ये मानव विकास का एक आधार स्तंभ नहीं माना जाता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर इसमें दिया गया है वो आपका है न्याय। न्याय को नहीं माना गया है कि मानव विकास का एक आधार स्तंभ नहीं माना जाता है। बाकी सततता, समानता, सशक्तिकरण ये माना गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस उद्यम को महारत्न कंपनी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है उस समय करेंट का क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन कई बार आ गए हैं। तो जितनी भी महारत्न कंपनियां हैं और इधर 1 साल के अंदर जितनी महारत्न कंपनियों को दर्जा दिया गया उनको याद रखिएगा। इसका जो है वर्गीकृत नहीं किया गया था दोस्तों, NHPC आंसर था उस समय, लेकिन आज प्रासंगिक ये नहीं है। लेकिन आप करंट पढ़ते वक्त महारत्न कंपनियों को याद कर लीजिएगा जो अच्छी हैं, और इधर 1 साल के अंदर जिनको महारत्न का दर्जा दिया गया उनको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो। अगला दोस्तों, कार्ले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों ये कार्ले जो बौद्ध गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। इसी तरह से दोस्तों इसी क्वेश्चन को घुमा करके एक बार पूछा गया था कि कार्ले का जो गुफाएं हैं वो किस धर्म से संबंधित हैं?
कार्ले में गुफा जो है उसमें जो है चित्र है वो कार्ले का, वो किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। और दोस्तों साथ में ये भी याद रखिएगा कि महाराष्ट्र में केवल कार्ले बौद्ध गुफाएं ही नहीं हैं, एलिफेंटा जो बौद्ध गुफा है दोस्तों, एलिफेंटा जो है ये भी आपका महाराष्ट्र में ही है, इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? तो दोस्तों इसे अंगीकृत किया गया था 10 दिसंबर 1948 को। और दोस्तों ये खास बात याद रखिएगा कि 10 दिसंबर को ही विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो विश्व मानवाधिकार दिवस, अगर आपको ये पता है दोस्तों कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो आप इसका आंसर टिक कर सकते थे, क्योंकि 10 दिसंबर केवल एक ही जगह दिया हुआ है और मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की बात ये कर रहा है। तो दोनों याद रखिएगा, 10 दिसंबर 1948 को ये जो था अंगीकृत किया गया था और 10 दिसंबर को इसीलिए विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला दोस्तों, सन 2019 में इनमें से किस राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे? तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में हुआ था, लेकिन उस समय के करंट का क्वेश्चन था। तो दोस्तों इधर जो विधानसभा चुनाव हुए हैं और कौन कौन मुख्यमंत्री बना हुआ है, कौन उप मुख्यमंत्री बना है और कहीं पे कोई महिला उप मुख्यमंत्री बनी है, तो इसको आप याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? तो दोस्तों इसमें मानवाधिकार जो परिषद है वो नहीं है। और दोस्तों याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो कितने अंग हैं ये भी आपसे पूछा जाता है, तो टोटल 6 अंग हैं। और दोस्तों इसमें से न्यासिता परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, महासभा, ये 3 तो हैं। साथ में जो है दोस्तों एक होता है सुरक्षा परिषद, एक होता है सुरक्षा परिषद, एक है सचिवालय और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इन तीनों को मिलाकर के ये 6 जो हो जाते हैं आपके, ये इसके 6 अंग हैं। और दोस्तों ये भी आपसे पूछा जाता है कि, और दोस्तों ये सारे 6 अंग के बारे में किसी पिछले वाले सेट में मैंने बता रखा, उसको जा करके देख लीजिएगा, मैंने लिख करके बताया। और दोस्तों याद रखिएगा कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, आपसे ये भी पूछता है। तो ये 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और दोस्तों ये भी पूछता है कि इसका यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जो है दोस्तों ये न्यूयॉर्क में है। तो इतने फैक्ट इसके बारे में याद रखिएगा और ये कई बार पूछा गया है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है क्योंकि मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आप लोग घबराइएगा मत। अगला दोस्तों, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन गोवर्धन योजना कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों गोवर्धन योजना जो थी ये 30 अप्रैल 2018 को शुरू की गई थी। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों जूट को जो है ये गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है और ये कई बार रिपीट हुआ, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, रत्नावली की रचना किसने की थी? तो दोस्तों रत्नावली की रचना हर्षवर्धन ने किया था। और दोस्तों याद रखिएगा इसकी जो हर्षवर्धन की रचना है केवल रत्नावली नहीं है, इसने 3 रचनाएं की है। रत्नावली हो गया दोस्तों, एक होता है प्रियदर्शिका और एक है नागानंद। तो एक है दोस्तों ये आपका है प्रियदर्शिका और एक है नागानंद। ये तीनों याद रखिए, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद जो है ये जो है दोस्तों ये हर्षवर्धन की रचनाएं हैं और कई बार ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, अपसौर के आरंभ में होता है। दोस्तों अपसौर कब होता है? तो ये जो आपका अपसौर होता है ये जुलाई में होता है। और दोस्तों कब होता है जुलाई में? तो ये 4 जुलाई को होता है, इसको याद रखिएगा। अपसौर का मतलब होता है दोस्तों, अब दोस्तों ये जो अपसौर होता है, अपसौर का मतलब होता है कि जब सूर्य जो होता है पृथ्वी के
अधिकतम दूरी पर होता है, यानी कि इस समय सूर्य जो होता है वो सूर्य जो होता है दोस्तों, पृथ्वी जो होती है वो सूर्य से बहुत दूरी पर होती है। इसी को अपसौर कहा जाता है और ये 4 जुलाई को होता है। और दोस्तों एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं उपसौर। ये तो है अपसौर, तो उपसौर जो होता है दोस्तों, ये उपसौर जो होता है ये आपका कब होता है, आपसे ये भी पूछा जाता है। तो ये जो होता है ये 3 जनवरी को मनाया जाता है, 3 जनवरी को होता है, जब पृथ्वी जो होती है सूर्य के सबसे नज़दीक होती है। तो ये दोनों कंडीशन याद रखिएगा, अपसौर और उपसौर। अपसौर में दोस्तों दूर होती है पृथ्वी सूर्य से 4 जुलाई को जो होता है, और इसमें जो उपसौर होता है जब ये नज़दीक होती है सूर्य के, तो ये 3 जनवरी को होती है। ये दोनों घटनाएं याद रखिएगा और कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय विधानमंडलों का पहला चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों पहला चुनाव जो हुआ था वो 1937 में हुआ था। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा 11 प्रांतों का चुनाव हुआ था, जिसमें से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाया था और 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। और ये जो 5 प्रांत थे पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था, इसमें जैसे संयुक्त प्रांत था, मध्य प्रांत था, फिर उसके बाद बिहार था, उड़ीसा था और मद्रास था। ये 5 राज्य इसमें शामिल थे और बम्बई में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। तो इसने 8 जगह सरकार बनाया था। बाकी पंजाब, सिंध और दोस्तों इसमें जो था बंगाल, पंजाब, सिंध, यहाँ पे सरकार नहीं बनाई थी, यहाँ पे लीग की सरकार बनी थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा भारत के केंद्रीय बजट के दौरान की गई थी। तो किस बजट के दौरान की गई थी? तो दोस्तों ये 1920 के बजट में घोषणा इसकी की गई थी। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, इसको लागू कब किया गया था? तो ये जो लागू हुआ था आपका, ये 1 दिसंबर 2018 से, 1 दिसंबर 2018 से, तो कन्फ्यूज मत होना। एक्चुअली ये इसका प्रावधान जो किया गया था बजट 2019-20 में किया गया, लेकिन इसको पीछे से लागू किया गया कि 1 दिसंबर 2018 से लागू हुआ। तो अगर लागू पूछेगा तो 1 दिसंबर 2018 से, लेकिन किस बजट में इसका प्रावधान किया गया था? तो 2019-20 में, यानी ये पीछे के वर्ष से लागू की गई थी। अगला दोस्तों, भारत में धन आपूर्ति का विनियामक प्राधिकरण इनमें से कौन है? तो दोस्तों धन आपूर्ति का विनियामक प्राधिकरण RBI है। और दोस्तों इसमें जो सेबी दिया गया है उसके बारे में याद रखें कि सेबी की स्थापना आपसे पूछता है, तो सेबी की स्थापना 1988 में होता है। तो दोस्तों शेयर मार्केट को जो रेगुलेट करता है वो सेबी करता है। और दोस्तों ये जो IRDA है, इसको इरडा पढ़ा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी आपसे ये भी पूछा जाता है। तो ये 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों ये जो इंश्योरेंस होते हैं, बीमा कंपनियां होती, इनको रेगुलेट करने का काम करती है। इसी तरह से दोस्तों एक है ट्राई जो है दोस्तों, ये जो संचार कंपनियां होती इनको रेगुलेट करती है और इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। तो इनके स्थापना के बारे में और ये किसे रेगुलेट करती हैं इनके बारे में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर ये पूछा जाता है। और दोस्तों जो लोग चैनल पे नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, वर्ष 1946 में संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उपाध्यक्ष की बात कर रहा है। तो उपाध्यक्ष जो चुने गए थे HC मुखर्जी साहब चुने गए थे। और दोस्तों याद रखिएगा संविधान सभा के जो अस्थाई सदस्य थे ये भी आपसे पूछता था, तो वो राजेंद्र प्रसाद जी थे। और अस्थाई अध्यक्ष कौन थे ये भी पूछता है, तो ये सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, ये अस्थाई थे और अस्थाई राजेंद्र प्रसाद थे। और उपाध्यक्ष जो चुने गए थे वो HC मुखर्जी चुने गए थे। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टफ हो गया है क्वेश्चन। अगला दोस्तों, भारत में संगठित क्षेत्र का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? तो दोस्तों संगठित क्षेत्र का सबसे बड़ा नियोक्ता भारतीय रेलवे है। इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है दोस्तों, संगठित क्षेत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र कह सकते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला कौन है? तो भारतीय रेलवे में सबसे ज़्यादा कर्मचारी हैं। अगला दोस्तों, अंग्रेजों ने भारत में किस वर्ष राजनीतिक सत्ता हासिल की? तो दोस्तों 1757 में राजनीतिक सत्ता हासिल किया था, क्योंकि 1757 में ही दोस्तों प्लासी का युद्ध उन्होंने जीता था और इसी के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद ये राजनीतिक सत्ता हासिल किए थे।
तो इसको याद रखिएगा। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।